हमने अभी तक निर्देशन प्रणाली के गुण और इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हमने विशेषताएं इसकी बताई थी कि निर्देशन प्रणाली के अंतर्गत कुछ समग्र में से कुछ का अध्ययन किया जाता है और वो रिज़ल्ट एक समग्र के लिए होता है। तो यह विधि हम अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में इस विधि का प्रयोग करता है। लेकिन समाजशास्त्रियों ने निर्देशन प्रणाली के कुछ दोष भी बताए हैं। इसके दोष की बात करें तो सर्वप्रथम इसका दोष है पक्षपात की संभावना। निर्देशन पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें अभिनति की संभावना बनी रहती है। निर्देशों का चुनाव करते समय किसी न किसी रूप में इसका प्रवेश हो जाता है। परिणाम स्वरूप चयनित निर्देशन पूर्ण रूप से पक्षपात रहित एवं प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रह पाता है। दूसरी बात करते हैं प्रतिनिधिपूर्ण निर्देशन के चुनाव में कठिनाई। निर्देशन विधि का यह भी दोष है कि प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशों का चयन करना एक कठिन कार्य है। जब क्षेत्र में अनेक विविधताएं हो, अनुसंधान का विषय जटिल हो, उस स्थिति में प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन का चयन भी कठिन हो जाता है। इसके साथ साथ व्यक्तियों के व्यवहार में भी भिन्नता पाई जाती है और प्रतिनिधित्व रहित निर्देशन के आधार पर विश्वसनीय एवं प्रामाणिक परिणाम प्राप्त करना असंभव हो जाता है। तो यह इस विधि का दोष है। तीसरी हम बात करते हैं निर्देशन विधि के जो विशेष ज्ञान की आवश्यकता। निर्देशन विधि के अंतर्गत विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। विशेष ज्ञान के लिए इसके लिए निर्देशन का चयन करना एक तकनीकी प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति उत्तम निर्देशन का चयन करने में समर्थ नहीं होता है। इसके लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। साथ ही इस कार्य के लिए सूझबूझ अनुभव एक अनुसंधानकर्ता में हो ऐसा कम ही होता है, इसलिए यह अध्ययन त्रुटिपूर्ण हो जाता है। फोर्थ हम बात करते हैं निर्देशन पद्धति की असंभवता। तो जिस प्रकार कुछ अध्ययनों में संगणना पद्धति का प्रयोग करना अनावश्यक एवं असंभव होता है, उसी भांति किन्हीं अध्ययनों में निर्देशन पद्धति बेकार सिद्ध होती है। यदि अध्ययन का विषय बहुत छोटा है तो उसमें अनेक विषमताएं हैं, सजातीयता का अभाव है, प्रत्येक इकाई का अध्ययन आवश्यक है तथा विशुद्धता की 100% आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में निर्देशन विधि अनुपयुक्त सिद्ध होती है और संगणना विधि का प्रयोग वहाँ उचित रहता है। नेक्स्ट है निर्देशन पर बने रहने की कठिनाइयाँ। तो निर्देशन विधि के अंतर्गत कम इकाइयों के आधार पर कभी कभी निष्कर्ष निकालने में अनुसंधानकर्ता को कठिनाई होती है, क्योंकि निर्देशन में जिन इकाइयों को निर्देशन के लिए चुना गया है केवल उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। कभी कभी चुने हुए व्यक्ति सूचना देने से मना कर देते हैं, तो उन लोगों से संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मूल निर्देशन पर बने रहना संभव नहीं होता है और निर्देशन में पक्षपात का प्रवेश संभव हो जाता है। तो इस तरह हम सारांश में कह सकते हैं कि जहाँ इकाइयाँ भिन्न गुणावली की हो, उसकी संख्या में अनवरत परिवर्तन होते रहते हो, तो वहाँ निर्देशन विधि अनुपयुक्त सिद्ध होती है। किंतु यदि निर्देशन का चयन उचित चरणों पर किया गया हो तो यह विधि अच्छी तरह से सिद्ध हो सकती है। तो इसके संबंध में फ्रेडरिक स्टीफन थे, उन्होंने इसके संबंध में परिभाषा दी थी कि निर्देशन औषधि के समान है। जब उसका चयन असावधानी से अथवा उसके प्रभावों के अपर्याप्त ज्ञान के बारे में किया जाए तो वे हानिकारक हो सकते हैं। यह बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि उनकी अपेक्षा या भर्त्सना की जाए, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति से उनका दुरुपयोग किया गया था अपनी त्रुटि की पूर्वानुरित परिणामों को भुगता। यानी उन्होंने कहा था कि यह एक दवाई के समान है। जिस तरह हम दवाई मेडिसिन को जब तक हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है आप इसका उपयोग करोगे तो वो हमारे लिए हो सकता है हानिकारक सिद्ध हो। तो इस विधि में इस निष्कर्ष में उन्होंने बताया कि निर्देशन विधि का हमें पूर्ण एक चर्चा के साथ पूर्ण संगणना पूर्ण विधि के साथ हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अब हम संगणना व निर्देशन विधियों में अंतर की बात करते हैं। तो प्रथम है संगणना विधि में संपूर्ण समग्र की प्रत्येक इकाई के विषय में सूचना प्राप्त की जाती है, जबकि निर्देशन विधि द्वारा
समग्र में से कुछ चुनी इकाइयों के बारे में ही तथ्य उपलब्ध कराए जाते हैं। द्वितीय हम बात करें, संगणना विधि में धन, सम व श्रम की अधिकता होती है, जबकि निर्देशन में इनकी कमी होती है। संगणना विधि सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है, जबकि निर्देशन विधि विशाल क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है। तो चतुर्थ है, विविध गुणवत्ता वाली इकाइयों के समग्र की जांच करने के लिए संगणना विधि का उपयोग किया जाता है, जबकि एक सी इकाइयों वाले समग्र का अध्ययन निर्देशन विधि से किया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में प्रत्येक इकाई का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक हो, उनके लिए संगणना विधि उपयुक्त होती है। इसके विपरीत जब विशाल समग्र हो और संगणना विधि को अपनाने में समग्र की प्रत्येक इकाइयाँ नष्ट हो जाए, तो वहाँ संगणना विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उसके लिए निर्देशन विधि एक प्रयुक्त विधि। अब हम बात करते हैं निर्देशन के प्रकार। तो विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने निर्देशन के अनेक प्रकारों का विवेचन किया। इसमें निर्देशन के प्रकार बताए हैं, जैसे देव निर्देशन विधि, उद्देश्यपूर्ण सविचार निर्देशन विधि, स्तरित मिश्रित निर्देशन विधि, बहुस्तरीय निर्देशन, सुविधाजनक निर्देशन, स्वयं निर्वाचित निर्देशन, क्षेत्रीय निर्देशन, अभ्यंश निर्देशन। अब देव निर्देशन विधि के बारे में हम बात करते हैं। इसमें है देव निर्देशन विधि क्या होती है। देव निर्देशन विधि जो है उसके अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत देव निर्देशन विधि में, माफ़ी चाहती हूँ, देव निर्देशन विधि में वह निर्देशन होता है जिनमें देव या संयोग प्रणाली से इसे चुना जाता है। तो इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त करके सभी को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि इस प्रविधि में सबको समान महत्व माना जाता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता किसी झुकाव, किसी इकाई विशेष के चुनाव की ओर नहीं होता है, बल्कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो मनुष्य के हाथ से निकलकर देव या मतलब संयोग पर चली जाती है। तो इस विधि में पक्षपात का प्रभाव नहीं होता है, वरन इकाइयाँ अवसर या संभावना के आधार पर चुनी जाती है। इस विधि से समग्र में से इकाइयाँ इस प्रकार छांटी जाती है कि प्रत्येक इकाई के निर्देशन में सम्मिलित होने की बराबर संभावना बनी रहे। तो इस प्रकार देव निर्देशन विधि की परिभाषाएं इस प्रकार होंगी। उसमें फर्स्ट है गुडे व हॉट के अनुसार, देव निर्देशन विधि में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है। उसी प्रकार यूल व कैंडल ने कहा था कि जब समग्र की प्रत्येक इकाइयों को निर्देशन में सम्मिलित होने का समान अवसर हो, तब समग्र से एक इकाई का चयन देव निर्देशन है। उसी प्रकार मिचेल ने दिया था कि जब समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर उपलब्ध हो, तो यह विधि साधारणतः देव निर्देशन विधि कहलाती है। इसी प्रकार पार्टेन ने कहा था कि देव निर्देशन विधि का प्रयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई या तत्व के चुने जाने के समान अवसर प्राप्त हो। तो इस प्रकार पार्टेन ने जो है देव निर्देशन विधि का उपयोग करते समय निम्न बातों का हमें ध्यान रखना बताया एवं इसकी आवश्यक दशाएं बताई थी। फर्स्ट है, समग्र की इकाइयाँ स्पष्ट होनी चाहिए एवं उनकी सूची तैयार होनी चाहिए। फिर है, समग्र का आकार लगभग समान होना चाहिए, प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई से स्वतंत्र हो, प्रत्येक इकाई को निर्देशन में चुनाव का समान अवसर मिलना चाहिए, निर्देशन चयन की विधि स्वतंत्र होनी चाहिए तथा प्रत्येक इकाई तक अध्ययनकर्ता की पहुंच आसान होनी चाहिए, यानी आसानी से अध्ययनकर्ता उस इकाई का चुनाव कर ले एवं चुनी हुई इकाइयों को ना तो छोड़ा जाना चाहिए और ना ही इसका प्रतिस्थापन करना चाहिए। तो इस प्रकार जो देव निर्देशन विधि है, देव निर्देशन विधि की भी अपनी अनेक प्रविधियां हैं, इसके चुनने के अनेक तरीके हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करें जैसे लॉटरी विधि हो गई, कार्ड विधि है, टिपेट विधि है, ग्रिड विधि है, नियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली आदि विधियां हैं, वो इसी की प्रकार है। समाजशास्त्रियों ने देव निर्देशन विधि के बारे में बताया था कि देव निर्देशन विधि में ये मतलब अपने एक संयोग पर निर्भर करती है।
तो इस विधि में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें किसी एक विशेष तत्व की तरफ अध्ययनकर्ता का चुनाव स्तर नहीं होता है, बल्कि चुनाव की सारी प्रक्रिया एक संयोग पर निर्भर करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक पक्षपात रहित भी होगा कि इसमें पक्षपात की संभावना नहीं रहती है, बल्कि सभी को चुनने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। तो इसमें से समग्र में से इकाइयों को इस प्रकार छांटा जाता है कि सबकी संभावना समान बनी रहे। तो इस प्रकार देव निर्देशन विधि की जो आगे है, जैसे लॉटरी विधि है, कार्ड विधि है, कार्ड या इसे टिकट विधि भी बोलते हैं, फिर ग्रिड विधि है, नियमित अंकन, अनियमित अंकन विधि है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।